हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में अपन इसमें एनोड किरणों के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडियो एक्टिवता। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। आपने बेटा नाम सुना होगा, शब्द सुना होगा। देखिए, प्रकृति में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जिनमें से अनवरत लगातार विकिरणों का अपने आप ही उत्सर्जन होता रहता है। प्रकृति में ऐसे बहुत से तत्व हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और इन तत्वों का एक गुणधर्म कहलाता है रेडियो एक्टिव। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन होता है। ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं और इन तत्वों का यह गुणधर्म रेडियो एक्टिवता के नाम से जाना जाता है। अब जो रेडियो एक्टिवता होती है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों में जैसे आपने रेडियम का नाम सुना होगा। रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिनके नाम जो है अपन सुनते रहते हैं। आपका थोरियम, यूरेनियम, थोरियम है, यूरेनियम है, ये आपके परमाणु बम को बनाने में काम आता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं जिनसे स्वतः विकिरणों का उत्सर्जन चलता रहता है और जिन पदार्थों से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है उन पदार्थों को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं बेटा, इनसे 3 प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इसको अपन एक प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। इसमें एक प्रयोग किया गया। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। ये यहाँ पर एक जो है फोटोग्राफिक प्लेट है और इसके साथ में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक एनोड हो गया और एक आपका कैथोड होगा। अब यहां पर हमने एक लेड धातु का एक ब्लॉक रखा। लेड मेटल का ब्लॉक है और इसके अंदर रखा गया एक रेडियम धातु का टुकड़ा। ये जो है रेडियम का बेटा, इसमें लेड मेटल के ब्लॉक को लेने का कारण क्या है? लेड धातु का जो ब्लॉक हमने लिया उसका कारण क्या है? लेड मेटल जो होता है वो रेडियो एक्टिव विकिरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है। लेड धातु रेडियो एक्टिव विकिरणों को अवशोषित करने वाला एक अच्छा अवशोषक होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों को सदैव लेड धातु से बने हुए बॉक्सों में ही सुरक्षित रखा जाता है। आपके सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों को लेड धातु से बने हुए बॉक्सों में ही सुरक्षित रखा जाता है। तो इसके रेडियो एक्टिव विकिरण इधर उधर ना फैले, केवल एक ही दिशा में गति करें, एक ही दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए अपन ने इस टुकड़े को इसमें लेड धातु के ब्लॉक के अंदर
लेड धातु के टुकड़े के अंदर एक छेद करके उसमें रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडों में जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या दिखता है कि इसमें से 3 प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तीन प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। अब विकिरण हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, हम इनको पहचानने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करते हैं। इन विकिरणों के कारण से फोटोग्राफिक प्लेट पर विशेष स्थानों पर धब्बे बन जाते हैं और उन धब्बों के आधार पर हम इन विकिरणों की पहचान करते हैं। विकिरण हमें आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, विकिरणों की पहचान किसके माध्यम से होती है? फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो विकिरणों की पहचान के लिए काम में ली जा रही है। कुछ विकिरण ऐसे होते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं, कुछ विकिरण धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे विकिरणों को हम नाम देते हैं बीटा विकिरण। जो विकिरण धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं वो विकिरण कहलाते हैं आपके बीटा विकिरण। और कुछ विकिरण ऐसे होते हैं जो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं और इन विकिरणों को कहा जाता है अल्फा विकिरण। और तीसरे प्रकार के ऐसे विकिरण हैं जो ना तो धनावेशित प्लेट की ओर जा रहे हैं ना ही ऋणावेशित प्लेट की ओर जा रहे हैं। इन विकिरणों को हम नाम देते हैं यहाँ पर गामा विकिरण। तो रेडियोएक्टिव विकिरण जो है, इन रेडियोएक्टिव विकिरणों को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण। अपन यहाँ पर जो है एक एक करके इन सभी विकिरणों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फा विकिरण। देखिए, अल्फा विकिरण का मतलब ऐसे विकिरण जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं। ऐसे विकिरण जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं, उन विकिरणों को नाम दिया जाता है अल्फा विकिरण। और ये अल्फा विकिरण अल्फा कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये विकिरण जो है इनके अंदर कण पाए जाते हैं और इन कणों को नाम दिया जाता है अल्फा कण। अल्फा विकिरण जिन कणों से मिलकर के बना होता है उन कणों को नाम दिया जाता है अल्फा विकिरण। तो ऐसे विकिरण जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं, उन विकिरणों को हम कह रहे हैं अल्फा विकिरण। अल्फा विकिरण जिन कणों से मिलकर के बना होता है उन कणों को कहा जाता है अल्फा कण। अल्फा कण वास्तव में हीलियम के नाभिक से उसकी तुलना की जा सकती है। अल्फा कण की तुलना हम हीलियम के नाभिक से कर सकते हैं और इस प्रकार हम इसको इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं। यह तो होती है आवेश की मात्रा, यह आवेश, और ये होता है इसका द्रव्यमान। अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश, अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश पाया जाता है और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 4। तो इसको हम यूं भी क्या समझ सकते हैं कि अल्फा कणों के ऊपर पाया जाने वाला आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है।
अच्छा, अगर हम अल्फा विकिरण में और बीटा विकिरण में तुलना करें तो अल्फा विकिरण जो है प्लेट की ओर थोड़ा कम मात्रा में विक्षेपित होगा। अल्फा विकिरण ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ेगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। किसकी तुलना में बात कर रहा हूं मैं? बीटा विकिरण की तुलना में बात कर रहा हूं। कारण अल्फा कण जो होते हैं थोड़े भारी होते हैं, तो भारी होने के कारण से इनका विक्षेपण होता तो है, लेकिन बीटा कणों की तुलना में कम मात्रा में होगा। तो पहला विकिरण का प्रकार हुआ हमारा अल्फा विकिरण। इसके बाद में दूसरे विकिरण आते हैं बेटा बीटा विकिरण। बीटा विकिरण का मतलब ऐसे विकिरण जो ऋणावेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं, और इन ऋणावेशित कणों को हम नाम देते हैं बीटा कण। बीटा विकिरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन बीटा विकिरण के अंदर जो ऋणावेशित कण पाए जाते हैं उन ऋणावेशित कणों को कहा जाता है यहाँ पर बीटा कण। और इन बीटा कणों का प्रदर्शन हम इस प्रकार कर सकते हैं, या तो इस प्रकार, और या फिर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, यानी इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और द्रव्यमान नगण्य होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर और द्रव्यमान नगण्य होता है। तो इस प्रकार ऐसे विकिरण जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होंगे, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगे, उन विकिरणों को कहा जाता है बीटा विकिरण। और बीटा विकिरण जो है बीटा कणों से मिलकर बने होते हैं। बीटा कणों के ऊपर इकाई ऋणावेश होता है और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। अब बेटा इसके बाद में आता है तीसरा प्रकार गामा विकिरण। देखिए गामा विकिरण क्या है? गामा विकिरण आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इन तरंगों के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो गामा विकिरण जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अत्यधिक ऊर्जा युक्त तरंगे होती हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाता। इनमें इन तरंगों के अंदर किसी प्रकार का कोई कण मौजूद नहीं रहता है, लेकिन इनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अत्यधिक ऊर्जा युक्त जो तरंगे हैं, जो तरंगे इस आपके रेडियोएक्टिव पदार्थ से मुक्त होती हैं, जो आवेश रहित होती हैं, उन तरंगों को हम नाम देते हैं यहाँ पर गामा विकिरण। गामा विकिरण में किसी प्रकार का कोई कण नहीं होता है, आवेश रहित किरणें होती हैं, और आवेश रहित होने के कारण से ही ये बिना मुड़े हुए फोटोग्राफिक प्लेट की ओर सीधी चली जाती है। अल्फा विकिरण माइनस यानी कैथोड की ओर मुड़ती है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले कणों पर धनावेश होता है। बीटा विकिरण आपके एनोड की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले कणों के ऊपर ऋणावेश होता है। लेकिन गामा विकिरण विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहते हैं, और अप्रभावित रहने का कारण होता है इनमें किसी प्रकार का कोई कण उपस्थित नहीं होता है, केवल ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो बेटा इस प्रकार से जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं इनमें 3 प्रकार के विकिरण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब इसमें अगर हम इन तीनों विकिरणों में भेदन क्षमता के क्रम को देखें तो भेदन क्षमता में सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा विकिरण। गामा विकिरण, और ये काफी मोटी धातु की चद्दर में से भी आर पार निकलने की क्षमता रखती है। इससे कम भेदन क्षमता होती है
बीटा विकिरण में, और सबसे कम भेदन क्षमता पाई जाती है अल्फा। इनका आकार बड़ा होता है, अल्फा कणों का आकार बड़ा होता है, बीटा का आकार, कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। ये गामा आपके कण विहीन विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो इस तरह से गामा की भेदन क्षमता तो होती है सबसे ज्यादा, और अल्फा की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे कम। एक इनमें पाई जाती है आयनीकरण क्षमता। अब अगर इनमें आयनीकरण क्षमता की बात करें तो आयनीकरण की सबसे ज्यादा क्षमता जो होती है वो अल्फा विकिरणों में होती है। कारण इन विकिरणों में पाए जाने वाले जो अल्फा कण होते हैं इन पर सबसे ज्यादा मात्रा में आवेश होता है। तो आयनीकरण की क्षमता जो है सबसे ज्यादा होगी अल्फा विकिरण में। फिर उसके बाद आयनीकरण की क्षमता जो होती है बीटा विकिरण में। आवेश की मात्रा घटती जा रही है, और आवेश की मात्रा के घटने के साथ साथ आयनीकरण की क्षमता कम, और सबसे कम क्षमता होती है आपके गामा विकिरण। आवेश रहित विकिरण होते हैं, इसके कारण से इनकी आयनीकरण की जो क्षमता होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भेदन क्षमता में गामा विकिरण सर्वाधिक भेदन क्षमता वाले, फिर कण का आकार बढ़ने के साथ साथ भेदन क्षमता के मान में कमी बीटा कण, फिर सबसे कम भेदन क्षमता होती है आपकी गामा विकिरणों में, क्योंकि अल्फा कण आकार में काफी इनकी बीटा वाले कणों की तुलना में आकार में काफी बड़े होते हैं। आयनीकरण क्षमता देखी जाए तो अल्फा विकिरण की आयनीकरण क्षमता ज्यादा होगी, और आयनीकरण क्षमता के अधिक होने का कारण क्या है? अल्फा कणों के ऊपर आवेश की मात्रा अधिक होती है। आवेश की मात्रा अधिक होने के कारण से इनकी आयनीकरण क्षमता का मान अधिक पाएगा। गामा न्यूनतम आयनीकरण क्षमता, कारण क्योंकि इनमें विकिरणों में किसी प्रकार का कोई आवेशित कण मौजूद नहीं होता। विकिरण कण विहीन होते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, केवल ये ऊर्जा युक्त तरंगें होती हैं। तो इस प्रकार से हमने रेडियो एक्टिवता का अध्ययन किया। अब इसके बाद में अपन जो है परमाणु मॉडल की ओर आते हैं। देखिए, परमाणु मॉडलों में सबसे पुराना परमाणु मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पुराना परमाणु मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप। देखिए, थॉमसन ने परमाणु की संरचना के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। थॉमसन ने परमाणु संरचना के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं किया। थॉमसन ने केवल अपनी कुछ जो है परिकल्पनाएं की, और उन परिकल्पनाओं के आधार पर उसने परमाणु के मॉडल को दिया। थॉमसन किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर रहा परमाणु मॉडल के संदर्भ में, केवल उसने कुछ जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी थी, प्रोटॉन के बारे में जानकारी थी, इस आधार पर उसने जो है परमाणु के संदर्भ में जो है कुछ बताने का प्रयास किया। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला होता है। परमाणु क्या है, ये थॉमसन के अनुसार हम बात कर रहे हैं। थॉमसन क्या कहता है कि परमाणु जो है वो एक ठोस धनावेशित गोला है। और इस ठोस धनावेशित गोले में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस गोले के धनावेश का उदासीनीकरण करते हैं। गोले के धनावेश का उदासीनीकरण करने का कार्य इन इलेक्ट्रॉनों का।
क्योंकि थॉमसन के समय ये पता था कि परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन होता है। तो परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन कब होगा भाई? जब धनावेश की कुल मात्रा और ऋणावेश की कुल मात्रा बराबर होगी, तभी परमाणु विद्युत के प्रति उदासीन हो सकता है। तो थॉमसन क्या कहता है कि परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है और इसके धनावेश को उदासीन करने के लिए जगह जगह इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं। ये ठोस धनावेशित गोला, और जो अपन ने रेड कलर में दिखाया है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब परमाणु का ये जो प्रतिरूप होता है इसको अपन नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का ये जो परमाणु मॉडल है इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल की तुलना अपन अपने यहाँ पर तरबूज के साथ कर सकते हैं, तरबूज के साथ कर सकते हैं, या हम इसकी तुलना बूंदी के लड्डू के साथ भी कर सकते हैं। जैसे तरबूज को माना जाए एक धनावेशित गोला, और तरबूज के अंदर जो बीज लगे हुए होते हैं उनको माना जा सकता है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार तुलना की जा सकती है तरबूज के साथ। इसी तरह बूंदी का लड्डू धनावेशित गोला, उस पर जगह जगह जो काली इलायची के दाने होते हैं या खरबूजे की गिरी लगी होती है उनको माना जा सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से थॉमसन का ये परमाणु प्रतिरूप जो था ये परमाणु मॉडल के लिए एक आधार का काम करता था। हालांकि गलत था, लेकिन इसने जो है आगे वाले वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे परमाणु के बारे में कुछ नई जानकारियां खोजें। इसकी अगर हम कमियों की बात करें तो कमियों में देखा जाए तो सबसे पहली कमी ये परमाणु को एक ठोस गोला मानता है, परमाणु को ठोस गोला मानता है, जबकि परमाणु कोई ठोस गोला नहीं होता बल्कि एक खोखला गोला होता है। इस बात को रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। दूसरी बात, इस परमाणु मॉडल के अंदर नाभिक के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नाभिक के बारे में कोई बात इसके अंदर नहीं बताई गई, ये इसकी दूसरी मुख्य कमी थी। तीसरी बात, इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर एक किसी फिक्स स्थिति में, निश्चित स्थिति में बंधा हुआ रहता है, जबकि वास्तव में आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जबकि यहाँ पर क्या माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित स्थिति में, एक फिक्स स्थिति में जो है बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है थॉमसन के इस मॉडल में कई सारी इसमें कमियां थी। केवल ये परिकल्पनाओं के ऊपर पूर्णतः आधारित था। क्या क्या कमी बताई? परमाणु को हम ठोस गोला बता रहे, जो वास्तव में गलत है। परमाणु क्या होता है? खोखला गोला होता है। फिर इस मॉडल के अंदर नाभिक के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो नाभिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तीसरी बात, ये जो मॉडल है ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन कोई गति नहीं करता बल्कि फिक्स अपनी निश्चित स्थितियों में बंधा हुआ रहता है। तो ये सारी कमियां जो थी वो थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में थी, और इन कमियों को सुधारने के लिए इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के माध्यम से जो है इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, कुछ जो है नई बातें उसने बताई। अब अपन रदरफोर्ड के मॉडल को अपन अगले वीडियो में इसमें देखेंगे।